दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटर शो में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है हम वैसे लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको एक्सेल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ जान लें कि एक्सेल बहुत ही इजी है, इस पर वर्क करना बहुत ही इजी है। दोस्तों किसी भी डेटा एंट्री ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक्सेल आना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो डिज़ाइन किया है। इस 20 मिनट के वीडियो में हमने एक्सेल की तमाम बारीकियों को रखने की कोशिश करी है। हमने इस एक वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप इस एक वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप एक्सेल के तमाम बेसिक से टॉप के जानकारियों को जान पाएंगे। तो दोस्तों एक्सेल में अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हो, मास्टर बनना चाहते हो, तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। 20 मिनट के इस वीडियो में हमने एक्सेल की तमाम जानकारियों को रख दिया है जो एक एक्सपर्ट के लिए काफ़ी होता है। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटर शो। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक्सेल को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऑल ऐप्स में जाना है। यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक्सेल खुल के आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसको शॉर्टकट की से खोलना चाहते हो तो कीपैड पर टाइप करना है Windows+R, रन कमांड आएगा, इस पर आपको टाइप कर देना है एक्सेल। इसके बाद ओके या एंटर की को दबाएंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस एक्सेल शीट में उपलब्ध तमाम ऑप्शन को बारी बारी से जानेंगे। तो इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं टाइटल बार। आपको इस टाइटल बार में बुक 1 लिखा हुआ मिलेगा और खुले हुए जो भी एप्लीकेशंस होंगे उसके नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसी पट्टी में आपको मिनिमाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिखाई देगा और क्लोज का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लोज बटन से आप इसको क्लोज कर सकते हो, मैक्सिमाइज से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो और मिनिमाइज से आप इसको मिनिमाइज करके टास्क बार में रख सकते हो। दोस्तों इसी पट्टी के लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है जिससे आप और भी कमांड ऐड कर सकते हो या इसी पर क्लिक करके इसको हटा भी सकते हो। इसी पट्टी के सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलता है ऑफिस बटन। इसके नीचे आपको रिबन मिलता है। इस रिबन में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए आपको दिखते होंगे जिसको हम बोलते हैं टैब। जैसे इसको हम बोल सकते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलप। अगर आप होम टैब पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस के ग्रुप मिलेंगे, इंसर्ट में कुछ इस तरह के ग्रुप्स मिलेंगे, लेआउट में कुछ इस तरह के, फार्मूला में कुछ इस तरह के ग्रुप्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ ये पूरे ऑप्शंस को रिबन बोला जाता है। दोस्तों इस रिबन के ठीक नीचे आपको फार्मूला बार मिलता है। जो भी फार्मूला इसमें ऐड करेंगे वो आपके फार्मूला बार में दिखाई देगा। इसी तरह से इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स कहते हैं। जिस भी सेल में आप एंटर करोगे उस सेल का नेम आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इसी तरह ऊपर से ABCDEFGH जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कॉलम और 1 2 3 4 5 ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं रो। इस तरह से ये वाले भाग को बोला जाता है रो और ये वाले भाग को बोला जाता है कॉलम। और रो और कॉलम के कटान वाला जो बॉक्स बनता है वो बोला जाता है, इसको बोला जाता है शेल। यानी कि इस कॉलम और इस रो के कटान बिंदु को शेल बोलेंगे और इस शेल का जो भी प्रॉपर नेम होगा वो इस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से आपको कॉलम और रो और शेल ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी तरह से ये जो पूरा आपको पेज दिखाया दे रहा है इसमें बहुत सारे शेल बने हुए हैं, इसको बोला जाता है शीट। जैसे मैंने पहले शीट पे क्लिक किया है तो पहला शीट दिखाई दे रहा है, दूसरे शीट पे दूसरा शीट, तीसरा शीट पे तीसरा शीट। अगर आपको शीट में बढ़ाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। देख सकते हैं मैंने बढ़ाया है। इस पर आप जितना शीट लेना चाहते हैं उतना शीट आप इसमें ले सकते हैं। इसके शीट का रीनेम भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं जैसे हमने डिलीट किया है। अब इसी शीट के बगल में आपको एक स्क्रॉल बार मिलेगा जिसके माध्यम से आप शीट को दाएं बाएं खसका सकते हो। इसके अलावा आप की के माध्यम से भी इसके लेफ़्ट राइट अपर लोअर की के माध्यम से भी इस शीट को दाएं बाएं
खसका सकते हो। पेज को खसकाने के लिए 2 स्क्रॉल बार मिलता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी स्क्रॉल बार के नीचे आपको लेआउट व्यू मिलता है, जिसमें नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट प्रीव्यू तीनों मिलता है। इसी वाली पट्टी में आपको जूम स्लाइडर भी मिलता है, इसे आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। इस स्लाइडर के माध्यम से भी बढ़ा घटा सकते हैं इस सीट को। अब एक सवाल जो एक्सेल में बार बार पूछे जाते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, तो वो सवाल ये है कि एक्सेल शीट में कितने रॉ और कॉलम्स होते हैं। अगर इस रॉ और कॉलम्स के सवाल का जवाब आपको नहीं पता है तो आप इसी एक्सेल शीट से इसका जवाब निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कॉलम और ये वाला जो रॉ है, इसके बीच में जो एक कोने में ये जो आइकॉन बन रहा है, बस आपको इसी पर क्लिक करके रखना है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने रो और कॉलम्स हैं। दोस्तों एक्सेल शीट में जो होती है रो की संख्या बहुत ही अधिक होती है। देख सकते हैं आप, रो की संख्या की बात करेंगे तो 10,48,576 आर का मतलब हुआ कि रो। इसी तरह से अगर कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम की जो कुल संख्या होती है वो 16,384 सी का मतलब होता है कॉलम। तो इस तरह से आप रो और कॉलम की संख्या को आसानी से जान पाते हैं। इसके बाद एक्सेल में एक और अहम सवाल होते हैं कि अगर आपको सबसे लास्ट वाला रो में जाना है तो किस तरह से जाएंगे, अगर आपको सबसे लास्ट वाला कॉलम में जाना है तो आप किस तरह से जाओगे। तो इसके लिए आपको 2 तरीके हैं, एक तो आप राइट लेफ्ट की के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से भी इसमें जा सकते हो, और एक जो दूसरा शॉर्टकट की है वो है कि आप कंट्रोल पैनल के साथ लेफ़्ट या राइट की अगर दबाते हो तो आप सीधा लास्ट वाला कॉलम में या रो में चले जाते हो। इसके साथ ही एक्सेल का एक और सवाल होता है कि सबसे लास्ट वाला कॉलम का क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है XFD। इसके साथ ही अगर आपको सबसे पहले वाला कॉलम में आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट की टाइप करेंगे तो आप पहले वाला कॉलम में चले आते हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं, अगर आपको सबसे नीचे वाला रो में जाना है तो आप किस तरह से जाएंगे। इसके लिए आपको कीपैड पे कंट्रोल और लोअर वाला जो एरो है उसको टैप करेंगे तो आप नीचे वाला रो में चले आते हैं। 10,48,576 जो है वो सबसे नीचे का रो है। अब अगर इसी के साथ आपको ऊपर वाला रो में आना है तो कंट्रोल के साथ अपर की टाइप कीजिए, आप ऊपर वाला रो में चले आएंगे। यानी कि अगर आप कंट्रोल पैनल के साथ अपर लोअर राइट लेफ्ट की के इस्तेमाल करके आप कहीं भी एक्सेल शीट पे घूम सकते हो। अब दोस्तों एक्सेल पे हमको काम करना है तो इसके लिए सबसे बेहद ज़रूरी होता है कि एक्सेल में सेल का नाम कैसे प्रदर्शित होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि एक्सेल में जो सेल का नाम होता है वो रो और कॉलम के आधार पर निर्धारित होता है। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि D कॉलम है और चौथा नंबर रो है, तो इस सेल का प्रॉपर नाम D4 होता है जो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर अगले सेल की बात करते हैं तो इसका कॉलम C है और रो 3 है, तो इसका नाम C3 हुआ और इसका जो नाम है वो नेम बॉक्स में C3 दिखाई दे रहा है। इसी तरह से D4 D3 एक्सेल के शीट में आगे जाना है तो शिफ्ट टैब दबाना होगा, शिफ्ट के साथ अगर टैब दबाओगे तो पीछे आओगे। इस तरह से एक्सेल शीट पे अगर आगे जाना है तो टैब दबाना है और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो वो आप पीछे आएंगे। दूसरी बात, अगर आपको एक्सेल शीट में नीचे के सेल में आना है तो आपको इंटर दबाना होगा। तो दोस्तों टैब और इंटर से आप आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो आप कीबोर्ड के ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट वाला जो की है उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो। जिस तरह से आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं हम इस की के माध्यम से भी जा रहे हैं। इस तरह से आपने सीखा कि आपको सेल में अगर एक सेल से दूसरे तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे जाना है तो आप बिना माउस के मदद से कीबोर्ड की सहायता से भी दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हो। अब दोस्तों हमें ये सीखना है कि एक्सेल के अंदर ये जो सेल दिया हुआ है इसमें हम डेटा को कैसे लिखते हैं। तो आपको बता दूं कि दोस्तों एक्सेल जो है बहुत ही स्मार्ट होता है, बस एक्सेल को हमें डायरेक्शन देना होता है। अब उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, इसमें कुछ लिखते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं
इस सेल में लिखते हैं 1, अगला सेल में लिखते हैं 2। इस तरह से हम 1 वाले सेल में एंटर करते हैं और ड्रैग करके नीचे खींच देते हैं। बस ड्रैग करने के लिए पहला सेल में एंटर करना है और राइट क्लिक करके आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद आपको इस दोनों के कटान बिंदु के कॉर्नर पे आप देखेंगे तो एक बिंदी की तरफ बन गया है। जैसे मेरा पॉइंटर इस तरह का है और ये बिंदी बन गया, और इस बिंदी को आपको राइट क्लिक को टैब करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जहाँ तक आपको ड्रैग करना है आप कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं 1 2, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से एक्सेल को ये समझ में आ गया है कि 1 1 ऐड करके हमको नीचे के सेल तक लिखना है। इसी तरह से हम इस सेल में 11 लिखते हैं, इस सेल में 12 लिखते हैं, और इस दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं तो एक्सेल समझ गया कि हमको 1 1 ऐड करके लिखना। अब दोनों को हम सिलेक्ट करके इस पॉइंटर से यहाँ तक अगर हम ड्रैग करेंगे तो एक्सेल समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ तक लिखना है। इस तरह से 1 सेकेंड भी नहीं लगा और हम इस काउंटिंग को लिख पाए। अगर बिगनर है आप और अगर इस तरह से लिखने के लिए कहा जाए तो आपको बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड में हमने इस चीज़ को पूरा कर लिया। तो दोस्तों एक्सेल बड़ा ही स्मार्ट है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमको इसमें किस तरह से काम करवाना है। अब Ctrl+Z की सहायता से पहले वाला विंडो पर हम आ जाते हैं। अब एक्सेल में हमको 2 का काउंटिंग लिखना है। अब इसमें हम पहले सेल में 2 लिखते हैं, उसके बाद एंटर करके 4 लिखते हैं। तो अब एक्सेल को समझ में आ गया कि 2 + 2 का ऐड जो है काउंटिंग बढ़ता रहेगा। इस तरह से हमको अगर 2 का काउंटिंग लिखना है तो हम इस तरह, अगर 4 का काउंटिंग लिखना है तो 4 एंटर करके फिर 8 लिखते हैं और इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ड्रैग करके नीचे कर देते हैं। तो एक्सेल को समझ में आ गया कि 4 का काउंटिंग लिखना है। इस तरह से दोस्तों आपको एक्सेल को 2 सेल का गैप जो है वो बताना पड़ता है, तो एक्सेल समझ जाता है कि आखिर हमको करना है। एक और अगला उदाहरण देके हम समझते हैं। पहला सेल में हमने 1 लिखा, दूसरे सेल में हमने 3 लिखा, तो ये समझ रहा है कि पहले और दूसरे में 3 का गैप होगा, यानी विषम संख्या होगा। इस तरह से ड्रैग करके अब अगर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 का गैप करके हमको एक्सेल ने दे दिया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक्सेल सिर्फ नंबर को ही समझ पाता है, ये टेक्स्ट को भी भली भांति समझता है कि हम करना क्या चाहते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएंगे कि पहला सेल में हम संडे लिखते हैं और ड्रैग करते हैं राइट की तरफ पकड़ के, तो आप देख सकते हैं कि ये स्वयं जान गया कि हम संडे मंडे लिखना चाहते हैं। अब हम एक्सेल को बताएंगे कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि SUN लिखना चाहते हैं। अब इसको हम ड्रैग करके राइट की तरफ ले जाते हैं। हाँ, ये देखिए हम ले गए, तो शॉर्ट फॉर्म में हमें सैटरडे तक ये लिख दिया। वहाँ लॉन्ग फॉर्म था, यहाँ शॉर्ट फॉर्म है। अब अगर हम यहाँ नीचे लिखेंगे जनवरी, JANUARY पूरे लिख दिया और यहाँ ड्रैग करके हम लास्ट तक ले जाते हैं, तो हमें पूरे महीने का नाम ये लिख के बता देता है। अब इसी तरीके से हम एक्सेल को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम जो है जनवरी फरवरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, JAN या NU या JAN लिखते हैं और यहाँ से हम ड्रैग करते हैं, पकड़ के हम ड्रैग कर दिए, तो आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म में हमें फेब मार्च अप्रैल में लिख के बता देता है। यानी कि एक्सेल को हमें बताना पड़ता है कि हम आखिर लिखना क्या चाहते हैं। अब हमको इन सभी चीज़ों को डिलीट करना है। माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे कुछ डेटा को लिख करके होम टैब के सारे फीचर्स के बारे में आपको बारी बारी से बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे नेम, उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे हिंदी, उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे इंग्लिश, उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे हम मैथ्स। देखिए टैब हम दबा के अगले सेल में जा रहे हैं, तो अगले सेल में आप टैब को इंटर करके जा सकते हैं, SST। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं नेम, नेम में जैसे गुलाब, रोशन,
पूजा, रेशम, रोहान। तो दोस्तों इस तरह से हमने कुछ स्टूडेंट का नाम लिख दिया और इसके बाद उनका मार्क्स हम भी लिखेंगे यहाँ पे। तो मार्क्स यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 85। उसके बाद एंटर दबा के आप नीचे आ जाएंगे 75। इस तरह से हमने सभी का मार्क्स यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद एरो बटन से आप ऊपर जा सकते हो। उसके बाद इंग्लिश का, मैथ का और एसएसटी का सभी का हम यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फटाफट सभी के नंबर डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे टोटल जो है करना है हमको, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे टोटल। टोटल लिखने के बाद हम ये जो सारे नंबर्स है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले हमें सबसे पहले इक्वल टू लिखना पड़ता है, यानी कि आप अगर एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे पहले बराबर का जो निशान है वो आपको लगाना पड़ता है, वरना फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसके बाद हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, प्लस वाला बटन दबाते हैं, फिर अगला सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस दबाते हैं, फिर अगले सेल को सिलेक्ट करते हैं, प्लस दबाते हैं, फिर अगले सेल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद एंटर दबाना है। अब जैसे ही एंटर दबाएंगे आप ये देख सकते हैं, अब आप देख सकते हो इस वाले सेल के अंदर वैल्यू जो है हमारी आ गई है, पूरे सेल का समेशन यहाँ पे आ गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया और टोटल रिजल्ट जो है यहाँ पे आ गया। और ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में जो मेरा फॉर्मूला है वो दिख रहा है। अब दोस्तों हमने जिस तरह से एक स्टूडेंट का टोटल किया है उसी तरह से हमें और स्टूडेंट का भी टोटल करना होगा, लेकिन फॉर्मूले हमको बार बार नहीं करने पड़ेंगे। जिस तरह से हमने एक का किया है, एक्सेल हमें ये सुविधा देता है कि अन्य काम को भी आप आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, बस उस काम को आपको सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है, तो सभी का रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब इस चीज़ को दोबारा सीखते हैं। आपने जिसको पहले किया है उसको फिर से करने के लिए टोटल को फिर से कोने में आपको ड्रैग करना है और खींच देना है, तो सारे का टोटल हो जाएगा। आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए किस तरह से हम खींच रहे हैं, कोने में ले जाके इसको ड्रैग करके नीचे ले आए। अब देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का टोटल आपके सामने है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डेटा को लिखना होता है। अब सम को करने का एक और तरीका है। अब जिस तरह से हम ये देख सकते हैं सम को किए थे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरह से अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे इक्वल टू लिखना है सबसे पहले, इसके बाद सम लिखना है। टैब दबा के आपको एक्टिव कर लेना है फॉर्मूला को, और उसके बाद जिस सेल का आपको समेशन करना है यानी जोड़ना है उस सारे सेल को आपको सेलेक्ट कर देना है, शिफ्ट दबा के इसके बाद इसको बंद कर देना है। शिफ्ट दबाने के बाद इसको बंद करेंगे कोष्ट देके, और उसके बाद एंटर दबाएंगे तो आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाता है। अब आप देखोगे कि फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, और इसको ड्रैग करके नीचे आएंगे तो सारे पे फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाता है। अब ये तो हुई ऐड करने का। अगर आपको घटाना है तो इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला आता है। अब जिस तरह से यहाँ पे हमने अगर पहले अंक से दूसरे अंक को घटाना है किसी भी अंक को, तो सबसे पहले इक्वल टू करेंगे। जिस अंक से घटाना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जिसको घटाना है वो वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इक्वल टू आपको करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका घटाव यहाँ पूरा हो जाता है और ऊपर फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपको गुना करना है तो आप इसी तरीके से फॉर्मूला करके इक्वल टू लिखें। इसके बाद आपको जिस सेल को गुना करना है वो वाला सेल को, ये मान लीजिए इस सेल को हमको यहाँ से इससे गुना करना है, तो हमको पहले सेलेक्ट कर लेना है इक्वल टू, उसके बाद सेल, उसके बाद गुना। ये जो स्टार वाला है इसी को गुना कहते हैं, आप देखेंगे आपको कीपैड में मिल जाएगा। फिर अगला 92 वाला सेल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर टैप करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका गुना हो गया है और ऊपर फॉर्मूला बार में आपका गुना वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। अगर आपको भाग देना सीखना है तो उसके लिए मान लीजिए इसको सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू लिखते हैं, उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करते हैं,
उसके बाद भाग वाला जो सिंबल है वो आपको देना पड़ता है, और फिर जिससे भाग देना चाहते हैं उस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए आपका रिजल्ट यहाँ आ गया है और फॉर्मूला बार में भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप जोड़ घटाव गुना भाग एक्सेल पे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद होम टैब में ये जो फॉन्ट वाला भाग दिया गया है और अलाइनमेंट वाला भाग दिया गया है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। एक्सेल में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो बारी बारी से इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं। इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करेंगे वो उसी सेल में अप्लाई होगी। अब जैसे बोल्ड करना है, हमने सेलेक्ट किया सेल को और बोल्ड वाला ऑप्शन को टैप किया। इसको इस फॉन्ट को चेंज करना है तो आप देख सकते हैं फॉन्ट में गए, फॉन्ट चेंज हो गया। इसी तरह से इस फॉन्ट को बड़ा करना है तो बड़ा और छोटा करना है तो ये वाला ऑप्शन आपको मदद करेगा। यहाँ से भी फॉन्ट को आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान देना होगा, अब जैसे भी हमने फॉन्ट को बड़ा किया तो ये आप देख सकते हैं अंदर छिप रहा है, इंग्लिश पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। इस चीज़ को आपको करने के लिए क्या करना है, आपको माउस वाला जो कर्सर है वो ऊपर ले जाना है। जैसे ही दोनों तरफ तीर बने, ये देख सकते हैं नीचे नहीं काम करता है, ऊपर जैसे ही दोनों तरफ तीर बने आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अब इसको खींच दीजिएगा। दाएं बाएं कहीं भी खींच सकते हैं, इसको बड़ा कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश का जो है पूरा अब दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉलम का साइज बढ़ा या घटा सकते हो। आपको कर्सर ले जाना है लाइन के पास जहाँ पे दोनों तरफ तीर बने, लेफ़्ट क्लिक आपका माउस का क्लिक करके आपको घटा बढ़ाना है। उसी तरह से आप रॉ का भी बढ़ा सकते हैं, बस यहाँ पे दोनों तरफ तीर बने वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप घटा बढ़ा भी सकते हो। तो दोस्तों अभी के समय के लिए हम इतना ही साइज रखते हैं, चूँकि रोटेशन आप अगर इसमें समझोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हो सेलेक्ट वाला भाग का इटैलिक करें तो ये इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अगर अंडरलाइन करना चाहते हो, ये अंडरलाइन वाला ऑप्शन आप टैप करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। इसको हटाने के लिए फिर से एक बार उस पर टैप करोगे तो ये हट जाएगा। फ़ॉन्ट अगर बदलना चाहते हो तो फ़ॉन्ट बदल जाएगा। दोस्तों फ़ॉन्ट वाला ही ऑप्शन में ये देखोगे ये बॉर्डर का ऑप्शन है। जिस भी हमारे डेटा में अगर अंडरलाइन या बॉर्डर लगाना हो तो हम सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बॉर्डर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा डेटा में बॉर्डर आ गया है। फ़ॉन्ट में ये जो अगला ऑप्शन है वो है फिल कलर। हमको जिस भी डेटा में के सेल में कलर फिल करना है तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी कलर हमको सेलेक्ट करना है वो कलर इसमें हम आसानी से फिल कर सकते हैं। अब देखिए इस सेल में कलर फिल हो गया। अब हमको इसी सेल के फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना है, जो हमारा लिखावट है उसके कलर को चेंज करना है तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे ए वाला ऑप्शन पे। जो भी कलर, जैसे हमको वाइट सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं ये वाइट हो गया। अब इस फॉन्ट को हमको बीच में रखना है, साइड में रखना है, कॉर्नर में रखना है, सेंटर में रखना है। उसके लिए ये अलाइनमेंट वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा। देख सकते हैं किस तरह से इसको हम चाह रहे हैं कि ऊपर रहे तो ऊपर, नीचे रहे तो नीचे, साइड में रहे नीचे तो ये, फिर इस साइड में रहे तो ये, और बीच में रहे तो ये, और सेंटर में रहे तो ये वाला। इस तरह से हम पूरे को सेलेक्ट करके भी पूरे फॉन्ट को इस तरह का कर सकते हैं। अब इसी में अलाइनमेंट में ही है कि हम रोटेशन कर सकते हैं जो भी फॉन्ट मेरा लिखा हुआ है उसको। तो जिस तरह से आप देखिए हमको पूरा स्टाइल है ये दिया हुआ। अब हमको ऐसा करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन, अगर नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन टैप कीजिए और इसको यहाँ से फिर अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर से, कॉर्नर से, ये इस तरह से। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो फॉन्ट है वो मेरा पहले की तरह आ जाए तो पहले की तरह भी हम इसको कर सकते हैं, सेंटर में कर देंगे। इस तरह से आप दोस्तों आसानी से फॉन्ट के कलर को, शेल के कलर को आसानी से चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों अलाइनमेंट सेक्शन में ये जो रैप टेक्स्ट है ये बेहद ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। अगर किसी सेल में कोई टेक्स्ट हमने लिखा और सेल से बाहर जा रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक्सेल में ऊपर जो है छिप रहा है और नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा दिखाई दे रहा है।
मान लीजिए इसी को हम उदाहरण से हम सीख सकते हैं, जैसे गुलाब चंद्र लिखे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला शेल से बाहर जा रहा है चंद में। तो एक तो है कि इसको आप खसका के आप यहाँ करके इस सेल के साइज को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसमें इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको टैप करेंगे, तो आप देख सकते हैं गुलाब चंद उसी शेल में नीचे एडजस्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप शेल में अपना टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ को उदाहरण में यहाँ पे भी बतलाया गया है कि किस तरह से आप बड़े वाले टेक्स्ट को एक सेल में एडजस्ट कर सकते हो। अब इस चीज़ को हम इसको एक शॉर्टकट की के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। जैसे अल्ट और एंटर अगर टाइप करेंगे उसी सेल में, तो आप देखिए कर्सर नीचे की तरफ आ गया है, और यहाँ पे आप आराम से अपना जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे चंद हमने लिखा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों ये रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन। सबसे पहले इन चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं। दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये 2 या 2 से अधिक शेलों को एक साथ मर्ज करने के काम में आता है। अब जैसे देखिए हमने ये 3 4 5 शेल को सेलेक्ट कर लिया और हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, तो देखिए ये सारा शेल मिलकर एक शेल हो गया है। इस सेल के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एक सेल में ही रहेगा। जैसे हम यहाँ लिखेंगे मार्कशीट करेंगे, इसके बाद इसको बॉर्डर कर देंगे, बड़ा कर देंगे, और इसमें हम फिल कर देंगे कलर, और टेक्स्ट का कलर भी वाइट कर देंगे। इस तरह से आप, तो दोस्तों इस तरह से मर्ज एंड सेंटर वाला जो ऑप्शन है अलाइनमेंट सेक्शन में वो काम करता है। अगली बात वो जानकारी है कि अगर आपने किसी चीज़ को यहाँ पे लिखना भूल गया है, अगर आपको नए शेल की आवश्यकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कर्सर को यहाँ पे ले जाना है, तीर वाला ऑप्शन के बाद राइट क्लिक करना है, तीर वाला ऑप्शन के बाद राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करना है। जैसे ही इंसर्ट का ऑप्शन आप टैप करेंगे, नया जो है कॉलम आपके सामने है। इस तरह से आपको इसमें नया चीज़ आप एंटर कर सकते हैं। अब इस कॉलम को डिलीट करना है तो फिर से वही प्रक्रिया, यहाँ पे लाना है, एंटर करना है, उसके बाद राइट क्लिक और डिलीट। इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको रॉ भी नया लेना है, रॉ, तो यहाँ पे लाना है कर्सर, एंटर करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट करना है। इस तरह से आप नया रॉ को इंसर्ट कर पाते हैं। उसी तरह से इसको डिलीट अगर करना है तो यहाँ पे लाना है, राइट क्लिक करना है, और डिलीट वाला जो ऑप्शन है उसको टैप करना है। आप आसानी से इसको डिलीट कर पाते हैं। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि किसी शीट को आप कॉपी कैसे करेंगे। जिस शीट को कॉपी करना है आपको वो वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, कोने में आप देख सकते हैं कट कॉपी और फॉर्मेट पेंटर है। तो यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया सारे को, उसके बाद कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप जहाँ भी इस चीज़ को चाहते हैं वहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। अब इस सेलेक्टेड डेटा को हमको जहाँ पेस्ट करना है, हमको जैसे H1 शेल में इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं कि ये डेटा मेरा हूबहू यहाँ पेस्ट हो चुका है। ये तो मेरा एक शीट पे है। अगर आप इसको दूसरे शीट पे करना चाहते हैं तो आप दूसरे शीट पे जाएंगे, A1 शेल जैसे मैं सेलेक्ट किया हूँ वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन हम टैप कर देते हैं, इंटर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अब शीट 1 पे आपको इसको पेस्ट करना है, तो आप शीट 1 पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि डेटा को हूबहू आप किसी भी शीट पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आशा है कि आप सीख गए होंगे कि किस तरह से डेटा को कॉपी किया जाता है और अलग अलग शीट में पेस्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि शीट 3 से जो भी मैं डेटा कॉपी करूं वो शीट 3 से हट जाए और शीट 1 पे पेस्ट हो जाए, तो इसके लिए कट ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमने कट कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब शीट 1 पे हमने पेस्ट किया है और शीट 3 पे आप देख सकते हैं वो डेटा यहाँ से ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से किसी भी डेटा का कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन है आप किसी भी का फोटो, कोई फोटो आप एक्सेल शीट पे कैसे लाते हो। इसके लिए ऊपर में इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पिक्चर में आएंगे। इसके बाद डेस्टिनेशन से कहाँ से आपको पिक्चर लेना है वहाँ सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपके एक्सेल सीट पे ये फ़ोटो आ गया है। अब इस फ़ोटो को कोना वाला ऑप्शन देके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये कर्सर जैसे ही दोनों तरफ तीर बनता है आप इसको आसानी से छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा इसी इंसर्ट से आपको क्लिप आर्ट मिल जाएगा। अगर कोई शेप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप शेप लेने के लिए इसको क्लिक करके जो भी शेप लेना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेल सीट पर वो शेप मिल जाएगा, आ जाएगा आसान। दोस्तों इसके बाद सबसे अंत में जो भी डेटा आपने बनाया उसको सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको शेप पे क्लिक करना है। शेप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस फाइल का नाम देना होगा, आपको कोई एक फाइल नेम दे देना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इस डेटा को डेस्कटॉप पे सेव करें या डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट में तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, उसको सेव कर देंगे, ये डेटा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा डेटा सेव हो जाएगा और टाइटल बार में इसका नाम भी डिस्प्ले होने लगेगा। अब अगला जो ऑप्शन है वो है पेज लेआउट का। पेज लेआउट ऑप्शन में आपको सबसे पहले मार्जिन सेट कर लेना है। नॉर्मल और नैरो दो तरह के बेसिक जनरली करते हैं और कस्टम भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नैरो सेटिंग करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, खड़ा या पड़ा, दो तरह का होता है सेटिंग। तो बड़ा डेटा अगर लंबाई में है तो लैंडस्केप और छोटा है तो पोर्ट्रेट करते हैं। इसके बाद साइज हमको पेपर का साइज सेलेक्ट करना पड़ता है। जनरली हम A4 साइज ही सिलेक्ट करते हैं चूँकि मार्केट में A4 साइज ही मिलता है। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आप आते हैं प्रिंट में। इसके लिए हम प्रिंट वाला ऑप्शन में चले जाते हैं। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद इस तरह से पहले हम देख लेते हैं मेरा डेटा किस तरह से प्रिंट होगा। उसके बाद हम प्रिंट का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रिंट करते हैं तो ये डेटा प्रिंट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपने पूरे सही तरीके से एक्सेल की जो बेसिक जानकारी थी जिससे आप एक्सेल पे आसानी से काम कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, वो सारी जानकारी आपको हमने दिया है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।